नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। श्री शाह आज राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जुलाई में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत। देश में कल 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के दोषी 2 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। तत्काल 3 तलाक कानून की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। जापान ने कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद टोक्यो सहित 6 प्रीफेक्चर में आपात स्थिति घोषित की। टोक्यो ओलंपिक में आज शाम बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए खेलेंगी और पुरुष हॉकी टीम का सामना क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से होगा। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने हमेशा डिजिटल पहल पर बल दिया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इससे डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई-वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। एक रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचे तथा आवाजाही की आवश्यकता न्यूनतम रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। जन कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी ये क्रांतिकारी पहल साबित होगी। इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत औषधि और पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उर्वरक सब्सिडी के लिए भी हो सकेगा। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। रवि कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए 44 योजनाएं संचालित कर रही है और उत्तर प्रदेश इन योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे है। लखनऊ में श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तब कह सकता हूँ कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है।
योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का बात है। गृहमंत्री ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि इस संस्थान से अनेक विद्यार्थियों को लाभ होगा। यहाँ लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को मदद करने का काम करेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि ये संस्थान अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोष सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरा ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। गृहमंत्री ने कहा कि 2024 से पहले देश के आधे राज्यों में फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में फॉरेंसिक विज्ञान मोबाइल सेंटर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि ये लोग तभी बाहर आते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोगों के दुख दर्द की परवाह नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि कोविड-19, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय विपक्षी नेता कहां छिपे थे। श्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद सत्ता में वापस आएगी। गृहमंत्री लखनऊ के बाद मिर्जापुर में जाएंगे, जहां वे मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। इसके बाद वे मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। वे लंबे समय से प्रतिष्ठित नवनिर्मित रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वे वहीं से दिल्ली रवाना होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार जुलाई महीने के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ, जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रहे सुधार का संकेत है और आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह और ज्यादा होने की उम्मीद है। जुलाई में हुई जीएसटी वसूली पिछले वर्ष इसी अवधि में वसूली से 33% ज्यादा है। लगातार 8 महीने तक जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन जून महीने में ये 1 लाख करोड़ रुपए से कम रही। कोविड प्रतिबंधों में छूट दिए जाने से जुलाई में जीएसटी संग्रह फिर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। यह कुल 1,16,393 करोड़ रुपए रहा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 28,541 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी की राशि 57,864 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क प्रदान करने और इनकी जांच के बारे में लाए गए सुधारों पर संतोष व्यक्त किया है।
श्री गोयल ने कहा कि कारोबार करने को सुगम बनाने से भारत को नवाचार केंद्र बनाने में बहुत मदद मिलेगी। श्री पीयूष गोयल ने कल शाम मुंबई में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की और मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार बुनियादी ढांचा बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने देश में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा नई खोजों और भारत की विरासत से मिले ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने के लिए पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत प्रणालियों और सुदृढ़ बनाने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा आवेदनों को शीघ्र निपटाए जाने के बारे में श्री गोयल ने बताया कि बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग में लंबित आवेदनों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ये निर्णय भी लिया गया है कि लंबित आवेदन को महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में निपटाया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 39,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 41,800 से अधिक नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। इस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,10,000 से अधिक है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.3% है। दैनिक संक्रमण की दर 2.34% है। कल 541 कोविड रोगियों की मृत्यु हुई। नागालैंड सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट देने के चौथे चरण की घोषणा की है। ये चरण आज से 18 अगस्त तक लागू रहेगा। राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की गई थी। कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में कोविड संबंधी उच्चाधिकार समिति की बैठक में प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया गया। अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। सरकारी और निजी बस सेवाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी। जिला कार्य बल इस निर्णय के अनुसार आदेश जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 769 हो गई है। राज्य में कल 8 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई। शुक्रवार को 5 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई थी। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का प्रतिशत 1.19 है। अभी तक राज्य में करीब कोरोना के 15 लाख मरीज ठीक हुए हैं और संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 98.09% है। लगभग 2.97 करोड़ लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। पटना मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभय सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता दिवस आयोजन श्रृंखला में हम उन क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे नागरिकों का जीवन काफी अधिक प्रभावित हुआ है। इस क्रम में आज चर्चा स्वास्थ्य क्षेत्र की।
पिछले 7 वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में अनेक उपाय किए। इस समय देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब तक 46 करोड़ 72 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जून में घोषणा की थी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महामारी के बावजूद सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के हर संभव प्रयास किए। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवार के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। इसके तहत लगभग 10 करोड़ 74 लाख गरीब और कमजोर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। वहीं टेलीमेडिसिन के उपयोग को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल भी सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है। महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण और उपचार प्रदान करने के लिए पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके चलते मातृ और बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। श्री शाह आज राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जुलाई में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत। देश में कल 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के दोषी 2 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। 3 तलाक विरोधी कानून की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। जापान ने कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद टोक्यो सहित 6 प्रीफेक्चर में आपात स्थिति घोषित की। टोक्यो ओलंपिक में आज शाम बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए खेलेंगी और पुरुष हॉकी टीम का सामना क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड व्यापम की पुलिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के 2 दोषियों को 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। व्यापम घोटाले का पता वर्ष 2013 में चला था। ये मामला मेडिकल विद्यार्थियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के चयन में हुई 13 परीक्षाओं से संबंधित है। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत अगस्त के लिए ये जिम्मेदारी संभालेगा। इस गौरवशाली अवसर की पूर्व संध्या पर कल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री तिरुमूर्ति ने भारत को मिले इस दायित्व के महत्व का उल्लेख किया और इस उच्च वैश्विक मंच के लिए देश की प्राथमिकताएं स्पष्ट की। India will be organizing signature events in 3 major areas.
maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Maritime security has a high priority for us, and it is important for the Security Council to take a holistic approach to this issue. Peacekeeping is a topic close to our hearts, given our own long and pioneering involvement with peacekeeping. We will be focusing on how to ensure the safety of peacekeepers, especially by using better technology, and how to bring perpetrators of crimes against peacekeepers to justice. We will continue to keep the spotlight on counter-terrorism. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा संयम और संवाद का हिमायती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उपयोगी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ये जिम्मेदारी देश के स्वतंत्रता दिवस के महीने में संभाल रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि भारत 75वीं स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहा है। देश में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन तत्काल 3 तलाक की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ कानून लागू किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस कानून से 3 तलाक को अपराध बनाया गया है। श्री नकवी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद से 3 तलाक के मामलों में काफी कमी आई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाई है तथा उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण किया है। जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। जापान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद टोक्यो सहित 6 प्रीफेक्चर में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। आपातकालीन उपाय राजधानी टोक्यो, साइतामा, चीबा, कानागावा, ओसाका और ओकिनावा में 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। जापान सरकार ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि अब युवा पीढ़ी को कोविड टीके लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। और अब टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। के बाद सतीश कुमार का सफर समाप्त हो गया है। सुपर हेवीवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान के बखोदिर जालालोव ने सतीश को 5-0 से मात दी। घुड़सवारी की क्रॉस कंट्री व्यक्तिगत स्पर्धा में फवाद मिर्जा 22वें स्थान पर रहे। खेल प्रेमियों की निगाहें बैडमिंटन कोर्ट पर भी टिकी होंगी, जहां महिला सिंगल्स में कांस्य पदक के लिए मैच में पीवी सिंधु का सामना चीन की ही बिंगजियाओ से होगा। कल सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ताई जू इंग ने सिंधु को 21-18, 21-12 से पराजित किया। पुरुष हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत और ग्रेट ब्रिटेन आमने सामने होंगे। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हरविंदर सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए कांटे
कांटे की टक्कर होने की संभावना है। क्वार्टर फाइनल तो नॉकआउट स्टेज है, ऑल आउट जाना पड़ेगा। दोनों टीमें ऑल आउट जाएंगी क्योंकि इसके बाद तो ये मतलब नो एंड नेवर वाला साल है। ऐसी बात नहीं है, अच्छी टीम है ग्रेट ब्रिटेन भी, लेकिन वही बात है कि हमें जो चांसेस मिलेंगे पीसी से और वो फील्ड गोल उनको जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये एक अच्छा मैच हो सकता है। ये गोल्फ के चौथे दौर में उद्यान माने और अनिर्बान लाहिड़ी इस समय पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आज रोमांच चरम पर होगा। पुरुषों की 100 मीटर फर्राटा रेस में जमैका के योहान ब्लैक, दक्षिण अफ्रीका के अकानी सिम्बीने और कनाडा के आंद्रे डी ग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों, विशेषकर स्कूलों तथा कॉलेज के युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के संदर्भ में गर्व से राष्ट्रगान गाएं और इसका वीडियो राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो आधारित है ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी पर। मीना की शायरी है, जिन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। 1933 में आज ही के दिन जन्म हुआ था महजबी, जो फिल्मों में आने के बाद बनी मीना कुमारी। 7 साल की महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आई। 1940 में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया और 1946 में बेबी मीना का नाम मीना कुमारी हो गया। मेहनत रंग लाई और 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, मीना पर फिल्माए लता के गाए एक गीत ने खलबली मचा दी। मीना के अभिनय से सजी फिल्म साहिब, बीवी और गुलाम को लोगों ने दिल से सराहा। इसमें मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। इसके बाद मीना कुमारी ने चरित्र भूमिकाओं का रुख किया, लेकिन 70 के दशक में आई पाकीज़ा ने तहलका मचाकर रख दिया। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को महज 38 साल की उम्र में मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरह एक जिंदगी की खूबसूरत गजल का अंत हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। श्री शाह आज राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जुलाई में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत। देश में कल 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के दोषी 2 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। 3 तलाक विरोधी कानून की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। जापान ने कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद टोक्यो सहित 6 प्रीफेक्चर में आपात स्थिति की घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक में आज शाम बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए खेलेंगे और पुरुष हॉकी टीम का सामना क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।